इंसाफ, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के लिए राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण अभियान का किया शुभारंभ। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों व वैज्ञानिकों की इतनी ताकत है कि हम दुनिया में प्रतिस्पर्धा करें तो लगभग सभी जिन्सों में हो सकते हैं नंबर 1। दिल्ली में हुई भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की क्षेत्रीय समिति की 7वीं बैठक में किसानों की आय बढ़ाने और मध्य प्रदेश के सोयाबीन का रकबा और गुणवत्ता बढ़ाने पर भी हुई चर्चा। वर्चुअल बैठक में केंद्रीय मत्स्य पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे और कैलाश चौधरी रहे उपस्थित। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सूचना प्रसारण मंत्रालय पूरे देश में मना रहा है आइकॉनिक वीक। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर आज दिल्ली में मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विषय पर एक वर्चुअल फोटो प्रदर्शनी का किया शुभारंभ। इसके साथ ही चित्रांजलि @75 नाम से वर्चुअल फिल्म पोस्टर प्रदर्शनी की भी हुई शुरुआत। देश के कई क्षेत्रों में बारिश का कहर जारी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पिछले 48 घंटों से हो रही लगातार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त। भारी बारिश के कारण माल देवता सहस्त्रधारा लिंक्स रोड कई मीटर तक नदी में समा गई। भारी बारिश के कारण कुछ वाहन भी पानी में बह गए। और खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं और बात करते हैं सोयाबीन की। किसानों की आय दोगुना करने के लिए साथ ही कृषि से जुड़ी समस्याओं पर एक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की क्षेत्रीय समिति का बैठक हुआ। साल में 2 बार आयोजित होने वाले भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की क्षेत्रीय समिति की 7वीं बैठक दिल्ली में हुई और किसानों की आय बढ़ाने पर चर्चा की गई। वर्चुअल बैठक में केंद्रीय मत्स्य पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और कैलाश चौधरी भी उपस्थित रहे। इसके साथ साथ कोरोना काल में जब देश में उद्योग धंधे व्यापार सब बंद थे, तब एकमात्र कृषि का जो क्षेत्र था वो खुला था। इस पर भी चर्चा की गई। और बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश उन प्रदेशों में शामिल है जिसने 2011 से लगातार कृषि कर्मण अवार्ड विभिन्न श्रेणियों में हासिल किया है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ने कहा कि कई प्रयासों के बाद भी हमारी खेती घाटे का धंधा बनती जा रही है। इसके लिए जरूरी है कि आधुनिक खेती की जाए। मध्य प्रदेश को सोयाबीन स्टेट का दर्जा हासिल है और पिछले 5 वर्षों से सोयाबीन की फसल घाटे की खेती बनती जा रही है। वहीं सोयाबीन के प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन से अब लागत भी मुश्किल से निकल पा रही, इसलिए जरूरी है कि नए शोध किए जाएं। सोयाबीन के नए विकसित बीजों की आवश्यकता है जिससे किसान अधिक उत्पादन बढ़ा सके और अपनी जो आर्थिक क्षमता है उसको भी बढ़ा सके। सोयाबीन के 30 साल पुरानी किस्मों को बदलकर उत्तम गुणवत्ता वाली सोयाबीन के बीजों की किस्में विकसित की जा सके, इस पर भी इस प्रदर्शन चर्चा हुई। कृषि मंत्री ने आगे कहा कि किसानों को खेती के साथ पशुपालन मत्स्य पालन जैसे दूसरे विकल्पों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा 11 लाख हेक्टेयर में जैविक खेती होती है जिसका फायदा कहीं ना कहीं किसानों को मिलता है। मध्य प्रदेश में वनवासी क्षेत्रों में बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिक भूमि है जिसको चिन्हित करने की जरूरत है जिससे पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं होता है और ऐसी जमीनों का सर्वे कराकर और जैविक प्रमाणीकरण करने की भी जरूरत पर बल दिया गया। और केंद्र सरकार ने आज ई श्रम पोर्टल का अनावरण किया है। ये कल ई श्रम पोर्टल का अनावरण किया गया था। ये पोर्टल असंगठित कामगारों पर राष्ट्रीय डेटाबेस है। पोर्टल में देश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का समूचा आंकड़ा उपलब्ध रहेगा। कोशिश इस बात की भी है कि श्रमिक यानी कि हमारे राष्ट्र निर्माताओं की कल्याणकारी योजनाओं उन तक आसानी से पहुंच सके। असंगठित क्षेत्र के कामगारों का डेटाबेस होगा तैयार। ई श्रम पोर्टल की हुई शुरुआत। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने की शुरुआत। वर्चुअल रूप से हुए समारोह में देश भर के राज्यों से श्रम मंत्री शामिल हुए। मंत्रालय ने एनआईसी के तकनीकी सहयोग से असंगठित कामगारों के पंजीकरण और असंगठित कामगारों के आधार से संबंध व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस के निर्माण के लिए ई श्रम नामक पोर्टल विकसित किया है। देश के इतिहास में यह एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। देश में 38 करोड़ से अधिक असंगठित कामगार का अनुमान है। एक पोर्टल के अंतर्गत ये पंजीकृत किए जाएंगे।
ई श्रम पोर्टल के तहत पंजीकरण पूरी तरह से निःशुल्क होगा। इसके लिए आपको अपनी जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, सामाजिक श्रेणी जैसी जानकारियों को दर्ज कराना होगा। अभी ये हिंदी और अंग्रेजी भाषा में है, बाद में इसे अन्य भाषाओं में भी शुरू किया जाएगा। कामगारों को CSC या कहीं भी अपने पंजीकरण के लिए कुछ भी भुगतान नहीं करना पड़ेगा। प्रत्येक पंजीकृत असंगठित कामगार को ई श्रम पोर्टल पर 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर दिया जाएगा। आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपए का पात्र होगा। केंद्र और राज्य सरकारों की लागू की जा रही विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को पूरा करने में भी ये सहायता मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कामगारों को विभिन्न स्थानों पर बार बार अपना पंजीकरण नहीं कराना होगा। उन्हें 12 अंकों का विशिष्ट यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के साथ एक ई श्रम कार्ड जारी किया जाएगा और वे इस कार्ड के माध्यम से कहीं भी कभी भी विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभों का उपयोग करने में सक्षम होंगे। उन्होंने राज्य, संघ, राज्य क्षेत्रों की सरकारों से अपने अपने राज्यों में असंगठित कामगारों के ब्यौरे जुटाने और ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत करने का आह्वान किया। हमने इस बात का जरूर ध्यान रखा है कि इसको बनाते समय सरल रजिस्ट्रेशन की पद्धति हो। सरल रजिस्ट्रेशन की पद्धति का अर्थ है कि अगर एक मजदूर के मोबाइल से 4 लोगों का भी रजिस्ट्रेशन है तो उस संकल्पना को भी हमने साकार किया है। मंत्रालय ने ई श्रम पोर्टल का शुभारंभ कर इसे राज्य सरकारों को सौंप दिया है। छूटेगा नहीं कोई कामगार, योजना पहुंचेगी सबके द्वार थीम पर इस पोर्टल को शुरू किया गया है। ई श्रम पोर्टल देश के लाखों असंगठित कामगारों के कल्याण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय में सचिव अपूर्व चंद्र ने कहा कि असंगठित कामगारों के लिए 2 अधिनियम थे, अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार अधिनियम 1979 और असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008, जो पर्याप्त रूप से प्रभावी नहीं पाए गए। पहली बार असंगठित कामगारों की एक नई श्रेणी गिग प्लेटफॉर्म कामगारों को संहिता में शामिल किया गया है। राज्य सरकारों ने अपने स्तर पे काम शुरू कर दिया था। अब जो उनका डाटा है वो सब इसमें हम सम्मिलित करेंगे और साथ ही ये यहाँ जो हम डाटा लेंगे जो कि आगे बढ़ता जाएगा उसको राज्य सरकारों के साथ शेयर करेंगे, जिससे कि उनको अपने स्तर पे कोई बेनिफिट देना हो वो देते रहें और अपनी योजना बना सकें। देश के प्रमुख केंद्रीय श्रमिक संघों ने इस प्रयास की सराहना की है। इस योजना की शुरुआत से अजमेर, डिब्रूगढ़ और चेन्नई से लेकर देश के तमाम कामगारों में खुशी की लहर दौड़ गई है। देश के तमाम हिस्सों में बड़ी आबादी असंगठित कामगारों के रूप में काम करती है। रेहड़ी पटरी पर व्यवसाय करने वाले हों, छोटी दुकानों पर काम करने वाले व्यक्ति या फिर मनरेगा मजदूर हों या घरों पर काम करने वाले लोग, सभी इस पर पंजीकृत हो सकते हैं। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 7 दिवसीय दौरे पर गए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लद्दाख पहुंचे। वहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उनके साथ लद्दाख के सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल भी मौजूद थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने दौरे पर पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए बड़ी पहल की, साथ ही लद्दाख के विकास के लिए कई प्रयासों का जिक्र भी किया ताकि आने वाले दिनों में लद्दाख में रोजगार की अपार संभावनाएं उभर कर सामने आ सके। मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने यूनियन टेरिटरी बनने के बाद यहां विकास के नए रास्ते खोले हैं। मैं देखता हूं कि सारे इलाके में मैंने देखा कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के काम चल रहे हैं। नया एयरपोर्ट बन रहा है, भविष्य में नया विश्वविद्यालय बनेगा, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए सोलर प्लांट लग रहे हैं। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर काम नहीं होगा। और इसके साथ ही लद्दाख में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए 3 दिवसीय पर्यटन महोत्सव का आज दूसरा दिन है। कल लेह में शुरू हुए इस समारोह का विषय लद्दाख नई शुरुआत नए लक्ष्य था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य साहसिक, सांस्कृतिक और जिम्मेदार पर्यटन के पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए लद्दाख को एक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। इस आयोजन का उद्देश्य उद्योग से जुड़े हितधारकों को स्वदेशी उत्पादों के बारे में जानकारी और देश के बाकी हिस्सों के टूर ऑपरेटर्स, खरीदारों के साथ संवाद के लिए स्थानीय हितधारकों को एक मंच उपलब्ध कराना भी शामिल है। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में प्रदर्शनी, पैनल चर्चा, B2B बैठक,
टेक्निकल टूर, सांस्कृतिक संध्या से लेकर लद्दाख की पर्यटन सुविधाएं, स्थानीय उत्पादों का प्रदर्शन और सांस्कृतिक संध्या जैसी गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। कई देशों के राजदूत व पर्यटन विभाग के अधिकारी भी इस समारोह में भाग ले रहे हैं। और अब बात करेंगे कि किसानों के लिए राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण अभियान की शुभारंभ किया गया है ताकि किसानों की जो आय है उसको बढ़ाया जा सके। इसके लिए केंद्रीय कृषि मंत्री ने किया किसानों के राष्ट्रीय खाद्य एवं पोषण अभियान का शुभारंभ। इस पोषण अभियान के शुभारंभ में कई और भी अधिकारी मौजूद रहे। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारत ने खाद्यान्न के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है जिसका फायदा कहीं न कहीं किसानों को मिलेगा। कृषि व संबद्ध उत्पादों में हमारा देश दुनिया में नंबर 1 या 2 पर है, लेकिन किसानों को और आधुनिक बनाने की जरूरत है। किसानों व वैज्ञानिकों की इतनी ताकत है कि हम दुनिया में प्रतिस्पर्धा करें तो लगभग सभी जिन्सों में नंबर 1 हो सकते हैं। उत्पादन व बढ़ती हुई उत्पादकता हम सब के लिए गौरव व प्रसन्नता का विषय है ताकि किसानों की जो आय है 2022 तक दोगुनी की जा सके। वर्षा आधारित व अन्य क्षेत्रों में कब कौन सी खेती हो व किन बीजों को ईजाद किया जाए, इस पर ICAR लगातार शोध कर रहा है। हमारे उत्पाद गुणवत्तापूर्ण हो, वैश्विक मानकों पर खरे उतरे, किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। कम रकबे कम सिंचाई में पर्यावरण के मित्र रहते हुए पढ़े लिखे युवा कृषि की ओर आकर्षित हो, ये भी जरूरी है। कोविड संकट के बावजूद कृषि का न कोई संस्थान बंद हुआ न उत्पादन प्रभावित हुआ है। कृषि एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर लगातार काम चल रहा था। कठिन परिस्थितियों में भी ज्यादा बुआई पर बम्पर उत्पादन हुआ और सरकार ने पहले से ज्यादा उत्पादन क्षमता को बढ़ावा दिया है। और बात करेंगे आज़ादी का अमृत महोत्सव की। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत सूचना प्रसारण मंत्रालय पूरे देश में आइकॉनिक वीक मना रहा है। इसी श्रृंखला में आज सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी दिल्ली में राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विषय पर एक वर्चुअल फोटो प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इसके साथ ही कार्यक्रम में चित्रांजलि @75 वर्चुअल फिल्म पोस्टर प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन, विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी उपस्थित रहे। इसके साथ ही इस अवसर पर सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि ई-फोटो प्रदर्शनी के जरिए देश के युवा संविधान में दिए गए अधिकारों और कर्तव्यों को समझ सकेंगे। आज के युवाओं के बीच में जब भारत आज़ादी के 75 वर्ष मना रहा है तो हम उनके बीच में ई-फोटो एग्जीबिशन लेकर जा रहे हैं ताकि वो जान सकें संविधान बनाने की प्रक्रिया क्या थी। और कहीं ना कहीं हमारे आज के युवाओं को न केवल संविधान को पढ़ने का, समझने का, जानने का अवसर मिलेगा, संविधान में उनके लिए अधिकार क्या है, जहां एक और वो अपने अधिकारों को जान पाएंगे, वहीं पर उनका कर्तव्य क्या है, शायद इस भाव को जगाने का अवसर भी मिलेगा। और इस अवसर पर केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि यह प्रमुख विषय है कि 2047 में जब देश की आज़ादी को 100 साल पूरे होंगे तब भारत कैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2047 में हमारा भारत शक्तिशाली बनकर उभरे, ये हमारा लक्ष्य होगा। हमारा देश, भारत देश 2047 में दुनिया के सामने, जनता के सामने किधर ठहरना है, किधर पहुंचना है, व्हाट इज द मंजिल। दुनिया में अपना भारत एक शक्तिशाली भारत बनकर उभर के आना, यह हमारा लक्ष्य होगा। ये 25 साल सभी नौजवान से मैं भारत सरकार की ओर से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, ये भारत ये 25 साल में किधर जाना चाहिए, किधर पहुंचना चाहिए, क्या लक्ष्य है, इसी विषय पर सभी नौजवान सोचना चाहिए। और रास्ते पे देश को आगे ले जाने के लिए नरेंद्र मोदी जी का जो अपील है, जो लक्ष्य है, उसके लिए सभी लोग मिलजुल कर, सिद्धांत से उठकर, राजनीति से उठकर, प्रांत से उठकर, भाषा से उठकर सब मिलजुल कर आगे काम करना चाहिए।
और अब बात करेंगे बदलते मौसम की। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पिछले 48 घंटों से हो रही लगातार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। भारी बारिश के कारण मालदेवता सहस्त्रधारा लिंक रोड कई मीटर तक नदी में समा गया है। प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक ये घटना खीरी गांव में हुई है। भारी बारिश के कारण कुछ वाहन भी पानी में बह गए हैं। अब तक 2 वाहनों के भी बहने की सूचना मिल रही है। लगातार कई घंटे की मूसलाधार बारिश के चलते दर्जन भर इलाकों में जल भराव भी हो गया है। वहीं उत्तराखंड के टिहरी जिले के नरेंद्र नगर क्षेत्र में बीते 3 दिनों से हो रही बारिश कहर बरपा रही। आज सुबह तड़के ऋषिकेश गंगोत्री राजमार्ग संख्या 94 का एक पूरा हिस्सा फकोट के पास भारी बारिश के कारण पूरी तरह से टूट गया, जिससे राजमार्ग के दोनों ओर कई वाहन फंस गए हैं। बारिश के कारण राहत कार्य के लिए मशीनों को भेजना भी चुनौती बना हुआ है। रास्ते को फिर से खोलने के लिए लोक निर्माण विभाग और बीआरओ समन्वय बनाकर कार्य करने का प्रयास लगातार कर रहा है। और एक दौर था जब वाटर मिल यानी कि पंचक्कियों के जरिए गेहूं पीसा जाता था। आजकल मशीनें आ गई हैं, लेकिन पंचक्कियों का आटा पोषण से भरा होता है और ग्रामीण इलाकों में लोगों की आमदनी का एक बेहतर जरिया भी है। धर्मशाला में इन्हीं बातों को ध्यान में रख पारंपरिक पंचक्कियों को फिर से शुरू किया जा रहा है। पेश है खास रिपोर्ट। ये त्रिलोक चंद्र हैं। धर्मशाला में इनके दादा के जमाने में ये घरात पंचक्की चलाई जाती थी। फिर पिता ने उस काम को जारी रखा, लेकिन वक्त के साथ साथ धीरे धीरे मशीनों ने इसकी जगह ली और इस पारंपरिक पंचक्की का दौर खत्म होने लगा। अब कोरोना महामारी के दौर में जब लोगों के काम धंधे बंद हो गए और काम की जरूरत महसूस होने लगी, तो त्रिलोक चंद ने इस चक्की को दोबारा शुरू कर दिया है। मेरे पिताजी गुजर जाने के बाद ये बंद ही हो गया था, तो फिर पीछे कोरोना काल लगा तो हम सब घर में बेले बैठे हुए थे। तो उसके बाद हमने सोचा कुछ क्या किया जाए, घर में रहना, तो फिर हमने इसकी थोड़ी सी मरम्मत की और फिर चालू किया इसको, तो कुछ रोटी पानी का जुगाड़ चल पड़ा। इस पंचक्की के जितने गुण बताए जाएं उतने कम लगते हैं। इसमें पिसा हुआ गेहूं एकदम शुद्ध, ज्यादा नरम, महीन और सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। आखिर बिना ईंधन और बिजली के कैसे काम करती है ये पंचक्की? गोल चक्की को दूर दूर से हम कूल द्वारा पानी लाते हैं और पानी लाके फिर एक नाली होती है, उसको मतलब ऐसे लकड़ या लोहे की लकड़ी की भी बनाई जाती है। फिर वो बाद में लोहे की भी बनाना शुरू हो गई, पहले लकड़ी की बनती थी। तो ऐसे समतल लंबी कोई 10-12 फुट की होती थी, 15 फुट की होती थी, तो ऐसे स्लोप में आती है। और इस घाट के नीचे एक गरड़ होता है, तो वो लोहे का भी बनता था और पहले लकड़ी का बनता था, फिर लोहे का बनाने। तो उस पर जो उस फोर्स से पानी गिरता है तो वो गरड़ पे गिरता है और गरड़ वो घूमता है। धर्मशाला में जल स्रोत बहुत हैं, इसलिए यहाँ बेहद पुरानी पंचक्की देखने को मिल जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि घरात के शुरू हो जाने से न सिर्फ लोगों को आय का जरिया मिल गया है, बल्कि पोषण से भरा आटा लोगों को तंदुरुस्त भी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और खेती किसानी में अब बात करते हैं मौसम की। हरियाणा में फूल गोभी की बुआई करते रहे। किसान बाजरे के खेत में निराई और गुड़ाई कर सकते हैं। यहाँ धान के खेत की देखभाल कर ले। इस समय धान में कीट लगने की संभावना है, ऐसे में धान में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर ले। वहाँ गन्ने के खेत से जल निकासी का प्रबंध करें। इसके अलावा बैंगन के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था कर ले। बैंगन के खेत में सिंचाई करते रहे। बैंगन की तुड़ाई कर सकते हैं, साथ ही टमाटर की तुड़ाई करते रहे। वहीं कपास के खेत की देखभाल करें। हरियाणा में कपास में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव कर ले। उत्तर प्रदेश में उड़द और मूंग के खेत में निराई कर सकते हैं। उड़द और मूंग में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का प्रयोग करते रहे। साथ ही मूंगफली और अरहर के खेत में भी निराई कर ले। मूंगफली के खेत से खरपतवार निकाले। इसके अलावा तिल और मक्के के खेत में निराई करें। अभी मक्के में कीट लगने का अंदेशा है, ऐसे में मक्के में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान प्याज की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। यही धान के खेत से घास फूस निकाल ले।
वहां मक्के में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर ले। ये मौसम भिंडी की बुआई के लिए अनुकूल है। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी की फसल जनवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च तक और बरसात की फसल जून से जुलाई तक बोई जाती है। 1 हेक्टेयर में भिंडी की बुआई के लिए 18 से 22 किलो बीज पर्याप्त है। भिंडी की बुआई करने से पहले खेतों को जोतकर तैयार कर ले। खरपतवार को साफ कर ले। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 13 से 15 सेंटीमीटर रखें। किसान भिंडी की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा मखमली, पूसा सावनी, लाल भिंडी और IHR 31 आदि। पूसा मखमली किस्म की भिंडी की लंबाई 6 से 8 इंच तक होती है। ये भिंडी लंबी, सीधी, चिकनी और हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की भिंडी की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये लंबी, पतली, नरम, चिकनी और गहरे हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। लाल भिंडी लंबी, सीधी और गुदेदार होती है, जबकि IHR 31 किस्म की भिंडी की लंबाई 24 सेंटीमीटर तक होती है। ये मोटे गुदे वाली और हल्के हरे रंग की होती है। अगर बात सिंचाई की करें तो बुआई के तुरंत बाद फसल में पहली सिंचाई करें और फिर दूसरी और तीसरी सिंचाई 3 से 4 दिन के अंतराल पर करें। फसल की अच्छी पैदावार के लिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। और देश के हर गांव में हर घर तक पीने का साफ पानी पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की है। इस योजना को पूरा करने का लक्ष्य 2024 रखा गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर इस योजना का लाभ गांवों तक कितना पहुंचा है, गांव के महिलाओं को इस योजना से कितना लाभ हुआ है, इसकी पड़ताल करने डीडी न्यूज की टीम पहुंची हरियाणा में पंचकुला जिले के एक गाँव भगवानपुर में। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। ये है हरियाणा के पंचकुला जिले के बरवाला ब्लॉक का भगवानपुर गांव। कुछ समय पहले तक गांव की महिलाएं पीने के पानी के लिए काफी परेशान होती थीं, क्योंकि उन्हें पानी लेने के लिए गांव के सरकारी नल तक जाना पड़ता था, जहां अक्सर पानी के लिए लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता था। लेकिन आज तस्वीर बदल गई है, क्योंकि जल जीवन मिशन के चलते गाँव के हर घर में अपना नल कनेक्शन है। पहले यहाँ पे पानी की बहुत प्रॉब्लम थी। पहले रात को भी जाके पानी भरना पड़ता था, बहुत दिक्कत आती थी, पानी बाहर से पीने के लिए लेके आना पड़ता था। लेकिन अब यहाँ पे पानी की इतनी फैसिलिटी है कि सुबह भी आता है और शाम को भी। अभी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे गांव में पहले 4-5 साल पहले पानी की समस्या बहुत ज़्यादा थी, पर अब हमें इस समस्या से छुटकारा मिल गया। इस गाँव में पानी की जो फैसिलिटी है बहुत अच्छी हो गई है और अब यहाँ पे पानी भी शुद्ध साफ़ सुथरा मिलता है, जिससे हमारे बच्चों को जॉन्डिस वगैरह, पीलिया वगैरह से बचाव हो रहा है। केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के तहत इस गांव के हर घर तक स्वच्छ जल पहुंचाने का काम शुरू किया गया। इस योजना को अपने अंजाम तक पहुंचाना एक मुश्किल और समय लेने वाला काम था, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति ने राह को आसान बना दिया। हम JJM के तहत इस गांव में जल जीवन मिशन के तहत काम कर रहे थे और हमने पिछले कुछ समय में यहाँ पे जो हमारे टारगेट्स थे उसके हिसाब से 100% अचीव करते हुए पूरे गांव में फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन लगवा दिए हैं। अब कोई भी घर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें घर के आंगन में अपना खुद का नल का अच्छे पानी के साथ, शुद्ध पानी के साथ नहीं मिले। गांव के लोगों को इस योजना में शामिल करने के उद्देश्य से ग्राम जल और स्वच्छता समिति बनाई गई है। खास बात यह है कि गांव में प्रति माह प्रति उपभोक्ता पानी का बिल महज 40 रुपए आ रहा है। बहुत ही फ्लैट रेट पे 40 रुपए आपसे वो लिया जाता है, जिसमें आपको कोई बंदिश नहीं, आप जितना भी पानी यूज करें। और अभी सरकार ने अभी कुछ दिन पहले ज्ञानचंद गुप्ता जी ने अपने SMS के थ्रू एक कार्यक्रम शुरू किया कि जो आपके बिल है वो ऑनलाइन जाएगा, कि हर घर में पानी पहुंचाया गया है। हर टुंटी में, हर नल पे टुंटियां लगी हुई हैं और लोग जो है पानी की अहमियत को समझने लगे हैं। हरियाणा के गांवों में जल जीवन मिशन अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल दिखाई दे रहा है।
आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा के 22 जिलों में से 21 जिलों में इस कार्य को पूरा कर लिया गया है। हरियाणा के करीब 31 लाख घरों में नल कनेक्शन के जरिए शुद्ध जल पहुंच रहा है। तो इन्हीं खबरों के साथ किसान समाचार में अभी बस इतना ही। नमस्कार। आपका जो फिलॉसफी या एक अनुभव जो आपके निजी जिंदगी में जो जनता को पता नहीं और जिससे आपको लगता है कि ये एक गेम चेंजर था या एक टर्निंग पॉइंट आपके करियर में? कि मैं तो उत्तर प्रदेश में मुगराबाद शाहपुर जौनपुर तक ही अपने को सीमित रखती थी और एकाएक मैं जिले से निकल करके प्रदेश से भी आगे केंद्र में आ गई, तो मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती की बात हो गई। लेकिन मैंने बचपन से चुनौतियों को स्वीकार किया है और ये जो मुझे राज्यसभा का पद मिला है ये बहुत चुनौतियों वाला पद है। देखिए मेरे साथ नेत्री महिला सांसद और उनकी कहानियां सिर्फ डीडी किसान पर। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 29 अगस्त सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 27 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800 117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं।